हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सारन गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जैसे सारन में ये बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है डिजिटली हमारे कंटेंट और बीएससीबी के मटेरियल्स को आप तक पहुंचाने का। मैं पूजा अमर आप लोगों के साथ इंग्लिश लिटरेचर डील करूंगी। स्टैंडर्ड 10th आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। एक बुक ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे डील किया जा रहा है मैम के द्वारा, तो मैं सेकंड बुक आप लोगों के साथ डील करूंगी। तो हियर इट इज रिटन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, भाषा। बहुत सारी भाषाएं हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तो इंग्लिश इज अमंग्स वन ऑफ देम। पर ये बहुत ही पावरफुल भाषा है क्योंकि ये इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा इसको मिला हुआ है। तो आज के ज़माने में सर्वाइवल के लिए इसको जानना मैं तो ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है, सिंस मेरा सब्जेक्ट भी है, मेरी रुचि भी है। और लिटरेचर मीन्स साहित्य। किसी भी विषय का अपना एक साहित्य होता है जो हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर है क्या? आइए देखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर refers to the study of texts from around the world written in English language. इंग्लिश लिटरेचर क्या है? पूरे देश दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो चीज़ भी इंग्लिश में लिखी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, उन सारे विषयों का समन्वय इस टॉपिक के नीचे हम लोग करते हैं, इंग्लिश के अंतर्गत पढ़ते हैं। Literature not only reflects the society but also serves as a mirror in which members of the society can look at themselves and see the need for positive change. लिटरेचर क्या है? लिटरेचर सिर्फ सोसाइटी को सर्व नहीं करता है मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ज्ञान के लिए, सिर्फ ऐसे ही नहीं है, वो एक मिरर है समाज का। जब के साहित्य को उठाइएगा पढ़िएगा वो उस समय का सामाजिक व्यवस्था का रिफ्लेक्शन है, एक मिरर है। जो समाज में पॉजिटिव चीजें थी वो भी साहित्यकारों ने लिखा, जो नेगेटिव थी जहाँ चेंज का रिक्वायरमेंट था वो भी उन लोगों ने लिखा। तो नेगेटिव हम तक जाएगा, पता चलेगा हम जनमानस को कि चेंज कहाँ करना है। दैट इज वाई कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर मिरर ऑफ द सोसाइटी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा है तो मुझे बहुत रुचि है, होपफुली आपका भी हो। इसके अंतर्गत हमें 2 बुक्स पढ़ने हैं, वन इज ऑलरेडी बीइंग डील, मैंने बता दिया है। ये दूसरा बुक है पनोरमा 2 जो मैं आपके साथ डील करूंगी। ये आपकी बुक का कवर है जिससे आप लोग अक्वेंटेड होंगे। पनोरमा नाम आपके बुक को दिया गया, इंग्लिश लिटरेचर भी दिया जा सकता था, पर एक बुक बनता है, उसका कवर डिजाइन होता है, चैप्टर्स, बहुत सारा टीम वर्क होता है, फिर आपके पास कोई एक चीज जाती है। तो ये गवर्नमेंट का बुक है, ये पनोरमा इसका नाम है। पनोरमा जो है वो एक नाउन है, उसका एक अर्थ होता है। अर्थ क्या है? अ व्यू ओवर अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, एक बड़े से एरिया ऑफ लैंड का व्यू को हम पनोरमा कहते हैं। दूसरा मीनिंग देखेंगे आपके सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में, अ कंप्लीट सर्वे और प्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, एक पूरे विषय का सर्वे और प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुतिकरण है वो पनोरमा के अंतर्गत आता है। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेंगे। द पनोरमा ऑफ द माउंटेन इज आई कैचिंग। आई कैचिंग, पनोरमा, माउंटेन का जो पनोरमा है वो आई कैचिंग है, जो माउंटेन का व्यू है दैट इज आई कैचिंग। अब आई कैचिंग मतलब आंख नहीं पकड़ रहा है, आई कैचिंग इज आपकी नजरें वहां ठहर गई हैं उसकी खूबसूरती पे, उसको हम लोग आई कैचिंग यहाँ पर कहेंगे। अगला ये, पे मोर फॉर योर होटल रूम इन हवाई एंड यू विल लाइकली टू गेट अ बालकनी विथ अ पिक्चर परफेक्ट पनोरमा ऑफ द ओशियन। अगर आप घूमने जा रहे हो, यहाँ आप हवाई पे गए हो, इस एग्जाम्पल में आप हवाई में घूमने गए हो और आप एक रूम बुक कर रहे हो होटल में रुकने के लिए, तो जनरली हम वैसे रूम्स को बुक करते हैं जहाँ से हम कहीं घूमने गए हैं तो हमें व्यू अच्छा, हमारा व्यू अच्छा है, हम उसी लिए घूमने जा रहे हैं। तो पिक्चर परफेक्ट पनोरमा ऑफ द ओशियन, ओशियन का जो व्यू आ रहा है वो पनोरमा पिक्चर परफेक्ट आ रहा है। तो अब देख लो यहाँ भी हम पनोरमा यूज कर रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पनोरमा क्या है, आपके इंग्लिश के पूरा समन्वय है, इंग्लिश के प्रोज एंड पोएट्री का आपके लिए जो इस बुक में है, दैट इज व्हाई इट इज नेम पनोरमा। आगे आइए। अब आपके जो बुक है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। आप अंदर इंडेक्स में जाओगे तो आप देखोगे एक सेक्शन में प्रोज है और दूसरे सेक्शन में पोएट्री है। बुक आपकी प्रोज से स्टार्टेड है, तो हम लोग प्रोज को डील करेंगे, सिंस वहीं से स्टार्ट है, हम पहले चैप्टर को डील करेंगे। तो पहले समझ लीजिए प्रोज है क्या, इसके अंतर्गत सारे चैप्टर्स आए हुए। तो प्रोज क्या है? इट सिंपली मीन्स लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल पैटर्न्स फाउंड इन एवरीडे स्पीच। क्या है इसका मतलब? सीधा सीधा है, जो हम लोग एवरीडे डे टू डे भाषा में जो वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ के कुछ समझ रहे होंगे तो आपके दिमाग में भी वर्ड्स अलाइन हो रहे होंगे, आप अगर कुछ नोट डाउन करोगे तो वो भी लिखोगे। तो सिंपली जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, जो लाइन्स एंड पैराग्राफ्स में हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स में कॉमन लाइफ में, उसको एक जगह लिख लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रोज। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज मेड अप ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। ये इसलिए लिखा गया है मोस्ट कॉमन क्योंकि आप प्रोज के बाद पोएट्री भी पढ़ोगे, तो पोएट्री इज नॉट दैट कॉमन, उसमें रिदम होता है, उसके अपने मीटर्स होते हैं, उसमें अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच का ध्यान देना होता है, तो इट इज क्वाइट लेंथी देन दिस। अब देखेंगे हमें प्रोज के अंतर्गत क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर मैं डील करूंगी, तो पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग।
ये चैप्टर का नाम हुआ। दिस चैप्टर इज बेसिकली एन एसे, ये एक एसे है। तो द पेस फॉर लिविंग, दिख रहा है आपको पेस, पेस का अर्थ क्या है, पेस से आप क्या समझते हैं? पेस अगर आपने कहीं सुना होगा तो आप समझोगे पेस का अर्थ। ये रहा पेस। पेस का अर्थ स्पीड से है, गति से है, किसी भी चीज की गति, जीवन की गति, गाड़ी की गति, वॉल्यूम किसी चीज का बढ़ाना है, आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आप पेस बढ़ाते हो, तो पेस का मतलब गति से हुआ। लिविंग इज योर लाइफ, योर लिवलीहुड, योर जीविकोपार्जन, व्हाटएवर योर लाइफ, दिस इज। और इसको लिखा गया है आरसी हचिंसन साहब के द्वारा। दिस चैप्टर इज बेसिकली एन एसे, ये एक एसे है जो आरसी हचिंसन साहब ने लिखा है। इनका फुल नेम कुछ इस तरह से है, रे कॉरिटॉन हचिंसन, ये इनका पूरा नाम हुआ। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई। ये रहा उनका इमेज, बहुत मुश्किल से ढूंढा गया है गूगल से आपके लिए। तो ये हमारा चैप्टर हुआ, ये किसने लिखा, उनका डेथ कब हुआ, उनके नाम का फुल फॉर्म आपके सामने है। अब चैप्टर डील हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, पर मुझे लगा कि सबसे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप जब चैप्टर पढ़ो तो आपको रुकना ना पड़े, आपको दिक्कत ना हो। वर्ड स्टॉक आपके पास जितना जिस विषय का वर्ड स्टॉक जितना अच्छा रहेगा, आपका उस लैंग्वेज पे कमांड उतना अच्छा रहेगा। तो पूरे चैप्टर के जो टफ वर्ड्स है उनका मीनिंग्स मैंने आपके लिए किया है। मीनिंग मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश किया है, मैं आपको सारे वर्ड्स के हिंदी बताऊंगी, पर अगर आपको इंग्लिश आता है मेरी समझ से, इंग्लिश को हिंदी में जब तक समझोगे तो समझ के लिए ठीक है, पर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। इंग्लिश अच्छा करना है तभी अच्छा हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए, जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश में उसको समझने लगे, उसके सिंपलर मीनिंग्स को आप समझने लगे। तो वर्ड मीनिंग्स है, एक तरह से इसको सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आप फेमिलियर हो गए। सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो ये हम सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स को आपके समरी, वर्ड के समरी को, वर्ड के मीनिंग को जिस भी तरह से हम समझा पाए हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका नोवेलिस्ट, आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला वर्ड जो आपके लिए किया गया है वो है नोवेलिस्ट। आइए, नोवेलिस्ट, नोवेल से हम लोग सब फेमिलियर हैं, नोवेल मतलब उपन्यास और नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति, वो एक नोवेलिस्ट। ये क्या है, एन ऑथर और राइटर ऑफ अ नोवेल। एग्जिबिट्स, एग्जिबिट्स का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, जिसका सिनोनिम इन इंग्लिश होगा, जिसका सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं शो, डिस्प्ले, एक्सपोज या फ्लॉन्ट। उसके बाद तीसरा वर्ड है हमारा एक्सेप्शनल फ्लेयर। एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक्सेप्शन हम लोग सुनते हैं डे टू डे लाइफ में, एक्सेप्शन यूज करते हैं। एक्सेप्शनल फ्लेयर इज असाधारण स्वभाव, दैट इज स्पेशल एबिलिटी और जीनियस। सेंसिटिव इशू, सेंसिटिव इशू का अर्थ हुआ संवेदनशील मुद्दे, जिसका मतलब हुआ नीड्स टू बी डेल्ट विथ केयर। कोई व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है तो उसे थोड़ा सा संभल के बात करेंगे, तुरंत आहत हो जाएगा, दैट इज वाई। उसके बाद है कंटेम्पररी सोसाइटी, यानी आज का समय, समकालीन समाज के लिए कंटेम्पररी सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, प्रेजेंट डे सोसाइटी, करंट सोसाइटी एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड। उसके बाद आइए देखिए दो वर्ड्स एक साथ यूज किए गए हैं आपके चैप्टर में, कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स। थोड़ा सा ब्लर है, इसको इग्नोर करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स, इसका अर्थ होगा अंतर्विरोध और विरोधाभास। समझेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन का अर्थ हम लोग यूज भी करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, जैसे कोई आदमी है वो अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो कैसे करेगा, इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखेंगे कि कोई आदमी अगर एनिमल राइट्स की बात कर रहा है, एनिमल राइट्स के, एनिमल को प्रिजर्व करने की, एंड ही इज अ नॉन वेजिटेरियन, और वो नॉन वेजिटेरियन है, इसका मतलब वो एनिमल को खा भी रहा है। तो आप अगर किसी चीज को मार के खा रहे हो तो हाउ कैन यू टॉक अबाउट उसके राइट्स, तो फिर आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना, आपका स्टेटमेंट और आपका एक्ट दोनों में कोई मेल नहीं है, तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो दैट विल बी प्लेस्ड अंडर कॉन्ट्राडिक्शन। आइए, इट इज अ स्टेटमेंट, फैक्ट और एक्शन दैट इज ऑपोजिट टू और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, द सेम दैट आई एक्सप्लेन्ड, a person who is talking about animal rights is a non-vegetarian, then how can you talk about animal rights, then you should leave eating। आगे आइए, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या हुआ, एक ही सेंटेंस में दो, एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं वर्ड्स जिनके मीनिंग्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। लाइक दिस इज अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, लाइक इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, वो क्या था,
वो अंत की शुरुआत थी। तो दो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग के वर्ड्स एक ही सेंटेंस में, अंत की शुरुआत कैसे हो सकती है, या तो अंत है या तो शुरुआत। उसके बाद आइए, यू हैव टू बी क्रूएल इन ऑर्डर टू बी काइंड। ये सेंटेंस हैमलेट बुक में से लिया गया है, आप पढ़ोगे आगे चल के, मास्टर्स में आता है। तो फिर क्या है, यू हैव टू बी क्रूएल इन ऑर्डर टू बी काइंड, आपको दयालु होने के लिए क्रूर होना पड़ेगा। तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को पैराडॉक्स कहते हैं, अंतर्विरोध और विरोधाभास के अंतर्गत आता है। अब वर्ड मीनिंग्स का दूसरा स्लाइड हम देखेंगे, आइए। हाँ, तो आइए आइए, दूसरा स्लाइड में हमारा जो पहला वर्ड है वो है कैप्चर। कैप्चर का मतलब किसी चीज को कैप्चर कर लेना। आप फोटो से, फोन से किसी का फोटो कैप्चर कर रहे हो, दैट विल बी कम अंडर कैप्चर। जैसे कैच, इनस्नैर, एनट्रैप, स्नैर एंड ट्रैप, ये सब कैच हुआ यानी पकड़ना, खींचना। एगोनी, एगोनी मतलब होता है दुख, कष्ट, पीड़ा, जिसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं सफरिंग, पेन, एंग्विश, डिस्ट्रेस, मिजरी, टॉर्मेंट एंड टॉर्चर। ये सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं एगोनी के। मॉडर्न, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, मॉडर्न यानी आधुनिक, आज का। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं स्टाइलिश, फैशनेबल, करंट, मॉडर्निस्टिक, डिजाइनर। उसके बाद है कंट्री टाउन। कंट्री टाउन, इसका अर्थ होता है ग्रामीण शहर, ग्रामीण शहर। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होंगे स्मॉल टाउन एंड विलेज। उसके बाद आइए, उसके बाद वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब जिज्ञासा कह सकते हैं। उसका मतलब हुआ इट इज अ स्टेटमेंट, फैक्ट और एक्शन दैट इज, सॉरी, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे, अनदर अनवरी, हाँ, डिफरेंट फ्रॉम अनदर ऑनवरी, अनईज, कंसर्न, एप्रीहेंशन, नर्वसनेस, डिस्ट्रेस एंड फ्रेटफुल इशू। आप एंजाइटी में हो, बहुत बहुत एंग्शियस हो, बहुत परेशान हो, बहुत अंदर से बेचैन हो, तो वो मतलब वो एंजाइटी का, और ये सारे वर्ड्स के अंदर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स में आएंगे। डिकी, डिकी मतलब होता है कमजोर। जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत कमजोर है, कमजोर दिमाग का है, कमजोर दिल का है, दैट कम्स अंडर डिकी। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं वीक, पुअरली, डॉजी, क्वेर, शेकी, अनरिलायबल, सिकली, अनस्टीडी, अनसाउंड। ये इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। अब आइए, फैंटास्टिक नोशन। फैंटास्टिक मतलब हम सबको पता है शानदार, व्हाट अ फैंटास्टिक रिप्रेजेंटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यूज करते हो। तो फैंटास्टिक यानी शानदार, और नोशन यानी लत, शानदार लत। अमेजिंग आइडिया, इनक्रेडिबल कंसेप्ट, मार्वेलस थॉट, ब्रिलियंट सजेशन, आउटस्टैंडिंग आइडिया एंड फिनोमिनल नोशन। ये सारा अर्थ हुआ फैंटास्टिक नोशन का। अब अगले स्लाइड के वर्ड मीनिंग्स को हम देखेंगे। अगला स्लाइड है हमारा। ये वर्ड मीनिंग्स मैंने पहले ही पुट आउट किए हुए हैं, ताकि आप जब चैप्टर पढ़ो तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आइए, हमारा अगला वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है हिंदी में निराशा। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं सैडनेस, होपलेसनेस, सॉरो, मेलांकली, डिस्पॉन्डेंसी। उसके बाद है इनचैंटिंग। अगला वर्ड है हमारा इनचैंटिंग। इनचैंटिंग का अर्थ होता है मनमोहक। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं अपीलिंग, चार्मिंग, कैरिज्मेटिक, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, सेडक्टिव, अल्यूरिंग, इंट्रेंसिंग। उसके बाद हमारा वर्ड है ग्लोरियसली। ये ग्लोरियस रूट वर्ड से बना हुआ है, एलवाई लगा हुआ है सफिक्स। तो ग्लोरियसली, ग्लोरियसली यानी शानदार तरीके से। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं स्प्लेंडिडली, ब्यूटीफुली, मैग्निफिशेंटली, वंडरफुली एंड एन्चैंटिंगली। आगे आइए, इररिलेवेंट, बहुत ही कॉमन वर्ड है इररिलेवेंट। जिस बात का कोई रेलेवेंस ही ना हो, कोई अर्थ ही ना हो, वो इररिलेवेंट बात होता है। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं अनरिलेटेड, इमटेरियल, बिसाइड द पॉइंट, एक्सट्रेनियस, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, पॉइंटलेस, अनकनेक्टेड, इनअप्रोप्रिएट, पेरिफेरल, टैंजेंशियल एंड इनकंसिक्वेंशियल। इस तरह से इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। आगे आइए, कॉमिक्स। कॉमिक्स बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। आजकल डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में मैनुअल रीडिंग थोड़ा बच्चे कम कर रहे हैं, तो कॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा करते थे। कॉमिक्स इज क्या, जो हम पढ़ते हैं फनी थिंग्स, जिससे हमको फन मिलता है, इंजॉय करते हैं। तो कॉमिक्स से ये कॉमेडियन वर्ड बना है। ह्यूमरिस्ट हुआ, ड्रोल हुआ,
फॉरक्योर कार्ड, फनी मैन, एंटरटेनर, जोकिस्ट, जिससे आपको हंसी मजाक आए, वो उसको कॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। अनलाइकली अप्रोचेस, लाइकली अप्रोचेस, अप्रोच यानी पहुंच, आप सब जानते हैं। लाइकली अप्रोच अगर हम कहेंगे तो उसका अर्थ होगा कि आप सही तरीके से कहीं पहुंचे, जिसका अर्थ समझ में आ रहा है। अनलाइकली यानी असाधारण तरीके से आप कहें। इम्प्रोबेबल अप्रोचेस, डाउटफुल अप्रोचेस, फार फेच्ड अप्रोचेस, क्वेश्चनेबल अप्रोचेस और इवन बिज़ायर अप्रोचेस। अनलाइकली अप्रोचेस से आपने किसी काम को किया। आगे आइए, हर्ड, हमारा जो लास्ट वर्ड है इस स्लाइड का वो है हर्ड। हर्ड यानी होता है पहुंचना, उचकाना, उछालना, कुदाना, बाय एनी मीन्स आप पहुंचे हो। फ्लिंग, पिच, स्लिंग, थ्रो एंड टॉस, ये हमारे स्लाइड के सारे वर्ड मीनिंग्स थे। इसका हिंदी मैंने आपको बताया और इंग्लिश में सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आपके लिए किए हुए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगेन क्योंकि आपका ऐसे ये बहुत लंबा है तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ वर्ड में। प्रीजुडिस, प्रीजुडिस आपने सुना होगा। प्रीजुडिस का अर्थ होता है प्रीजुडिस को हिंदी में कहते हैं पूर्वाग्रह। कोई व्यक्ति अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी आप उससे मिले हो उसके पहले ही उसने कुछ आपके बारे में सोच रखा है, पहले से ही कुछ, तो वो प्रीजुडिस से ग्रसित व्यक्ति होता है, पूर्वाग्रह। इसका अर्थ है बायस, डिस्क्रिमिनेशन, इंटॉलरेंस, नैरो माइंडेडनेस, बाइगॉटरी, पार्शियलिटी एंड अनफेयरनेस, ये सब उससे सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह, इसका सीधा सीधा हिंदी होता है। तो पूर्वाग्रह से एक नेगेटिव वर्ड है। पूर्वाग्रह से ग्रसित आदमी आपको पॉजिटिवली आपके साथ कुछ नहीं करेगा, तो नेगेटिव मीनिंग को ही कैरी करता है, इसलिए इसके सारे वर्ड्स भी नेगेटिव मीनिंग वाले ही हैं। आगे आइए, एल स्पिरिट, एल स्कैलियोट, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे सोचने वाले, देरी से सोचने वाले लोगों के लिए इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ है आफ्टर थॉट, डिसइल्यूजन, डबल टेक, रीथिंकिंग। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वालों को हम लोग ब्लॉन्ड कहते हैं। ऑफ अ पर्सन हैविंग फेयर हेयर एंड लाइट कम्प्लेक्शन, शी इज ब्लॉन्ड विथ ब्राउन आई, वो एक सुनहरे बालों वाली लड़की है और जिसका आंख भी भूरा है। ब्रूनेट, ब्रूनेट गहरे भूरे काले रंग को कहते हैं, ब्रूनेट। बिस्टर्ड, डस्की, पिगमेंटेड, स्वाट, स्वार्थी, टैंड, टॉनी एक्सेट्रा, ये इसकी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हुए। विस्पर, विस्पर के इन सारे वर्ड्स को आप इग्नोर करोगे, ये गलत हो गया है। विस्पर का हिंदी का शाब्दिक अर्थ है फुसफुसाना, फुसफुसाना। जैसे आप किसी के कान में कुछ बोल रहे हो तो वहां आप स्पीक नहीं कर रहे हो, वहां आप विस्पर कर रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे हो ताकि आप सिर्फ दो लोग ही सुन रहे हो। स्पीकिंग सॉफ्टली, स्पीकिंग सॉफ्टली या टू स्पीक सॉफ्टली। विस्परिंग का अर्थ हुआ। आगे आइए, इनलाइटनमेंट, हम लोग अक्सर सुनते हैं भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहाँ से मिला, उन्हें ज्ञान कहाँ मिला, उन्हें गया में ज्ञान मिला। तो एनलाइटनमेंट उसके सेंस में यूज होता है आपका ज्ञान, ज्ञान चक्षु एक्सेट्रा आप सुनते होंगे। तो एनलाइटनमेंट का इंग्लिश में सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन, इनसाइट, नॉलेज, लर्निंग, विजडम एंड इल्यूमिनेशन। इनलाइटनमेंट, एजुकेशन गिव्स यू इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट ये भी कह सकते हैं। होपलेस, बहुत इजी सा वर्ड है, इसका मतलब आप सबको पता होगा। होपलेस इज निराशा, होपलेस इज निराशा, आशा का उल्टा है निराशा, होपफुल का उल्टा है होपलेस, होपलेस। इसके अर्थ हैं डिस्पेयरिंग, डिस्परेट, डिस्पोंडेंट, डिजेक्ट एंड फॉरलॉर्न। ये सारे वर्ड्स थे जिसका मैंने आपको हिंदी बताया, और इंग्लिश में इनके मीनिंग, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, बी इट इन अ सिंगल वर्ड और बी इट मोर देन वन वर्ड, आपके सामने रखे गए हैं, जिससे आप सिमिलर मीनिंग ही समझोगे, सिमिलर मीनिंग ही उनका मीनिंग आएगा। तो हमने इंग्लिश लिटरेचर क्या है, आपका बुक, उसमें जो पोइट्री प्रोज का डिवीजन है, तो फिर प्रोज क्या है, फिर प्रोज के अंतर्गत आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, उस चैप्टर का अर्थ, उसके लेखक और उससे रिगार्डिंग कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने पढ़े। अब आज की क्लास में हम अबाउट द ऑथर भी डील कर लेंगे उस चैप्टर का। जब आप कोई भी आंसर लिखते हो, पढ़ते हो और आप उसमें लिखते हो ऑथर के बारे में 2 लाइन कभी भी, तो इससे एग्जामिनर के पास ये जाता है रिव्यू कि आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको लेखक के बारे में भी पता है। तो ये रहा आपका चैप्टर द पेस फॉर लिविंग।
जीवन जीने की गति, जीवन की गति, जीवन की धारा, जीवन का स्पीड। और इस चैप्टर को लिखा है आरसी हचिंसन साहब ने, रे कॉरिटन हचिंसन साहब ने लिखा है। पेन लेते हैं। इसे लिखा है रे कॉरिटन हचिंसन साहब ने। इस ऐसे को लिखा है, दिस चैप्टर इज बेसिकली एन ऐसे। ये एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट है, ब्रिटेन के उपन्यासकार हैं। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। क्या कहते हैं? आरसी हचिंसन साहब एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जो कि प्रदर्शित करते हैं एक असाधारण स्वभाव को समकालीन समाज के, उसके सारे विरोधाभास और अंतर्विरोधों को छूते हुए, एक उसके अंतर्विरोध और विरोधाभास के साथ उस समाज के सारे संवेदनशील मुद्दों को छूते हुए एक एक्सेप्शनल फ्लेयर अपनी राइटिंग में आरसी हचिंसन साहब दिखाते हैं। ये 3 लाइन 3 कह रहे हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, इस पेस फॉर लिविंग चैप्टर में आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। आरसी हचिंसन साहब आधुनिक व्यक्ति के, आधुनिक मानव के दुख को कैप्चर करते हैं, दुख को समझते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं अपनी लेखनी में। He brings out how the fast movement of man, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on man, woman and children। वो बाहर लाते हैं उस सेंसिटिव मुद्दे को। वो सेंसिटिव मुद्दा क्या है? वो ये है कि किस तरह से जो फास्ट मूवमेंट ऑफ लाइफ हो गई है, किस तरह से फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, आदमियों का, वस्तुओं का, चीजों का जो फास्ट मूवमेंट है वो किस तरह से हर्ट कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है, प्रभावित कर रहा है। किस चीज को? नॉर्मल रिदम, जो सामान्य सुर ताल लय है जीवन का, जो सामान्य रिदम है, जो सामान्य फ्लो है, जो दिनचर्या का, उसको आजकल का जो फास्ट लाइफ है, जो फास्ट सिस्टम हो गया है, हर चीज, हर कोई कितना फास्ट है, किसी की बात सुनने का वक्त किसी के पास नहीं रहा। तो ये जो फास्टनेस है वो किस तरह से प्रभावित कर रही है नॉर्मल रिदम को, जीवन का, एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर, और अननेसेसरी प्रेशर डाल रही है। अनड्यू प्रेशर यानी अननेसेसरी प्रेशर, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अनड्यू प्रेशर डाल रही है मेन पे, वुमेन पे और चिल्ड्रन पे। किस तरह से फास्ट लाइफ आज के समकालीन समय में, समकालीन समाज का फास्ट लाइफ, जो हमारा नॉर्मल रिदम है, जो नॉर्मल रिदम ऑफ माइंड है, नॉर्मल रिदम ऑफ वर्क है, जो दिनचर्या है, उसको कैसे प्रभावित कर रही है मेन, औरतों, बच्चों, हर किसी का। उसी को इस लेख के माध्यम से साहब ने हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो ऑथर के बारे में कुछ लाइंस के बाद आप कुछ सोचो, आप कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। इसके लिए कुछ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सामने, ताकि आप समझो इस विषय को और अपने ओपिनियन को बाहर लाओ। क्या है, क्या कह रहा है? वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करिए और ये काम करिए। कौन सा काम करिए? टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ। अपने दोस्तों से बात कीजिए और उनका सलाह लीजिए, उनका राय मशवरा सलाह लीजिए, उनकी समझ को समझिए। किस बारे में? ऑन द लाइफ ऑफ मॉडर्न यूथ, जो आज का यूथ है, आज का जो युवा वर्ग है। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ। आज के युवा वर्ग का जो लाइफ स्टाइल है, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड, और आज के जो युवा वर्ग का लाइफ स्टाइल है उस पे अपने दोस्तों से बात करिए और उनका ओपिनियन लीजिए, सीख कीजिए। और आस्क देम, ओपिनियन लेने के लिए क्या पूछिए? इन 2 क्वेश्चंस को। डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट? आपको जीवन क्या क्या लगता है? आराम करने का जगह? लीजर क्या होता है? बहुत सारा काम कर लिए, फिर थोड़ा सा लीजर टाइम निकालते हैं। लगातार पीरियड्स, लगातार क्लासेस होती है, उसके बाद एक लीजर टाइम होता है थोड़ा सा, बिकॉज हम लोगों को खुद को फिर रिवाइव करने के लिए टाइम चाहिए, तो दैट इज लीजर। और फास्ट यानी तेज, जल्दी जल्दी, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी। तो डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट? जीवन क्या है? आराम करने का जगह है, आराम है, आरामावस्था है, या तेज गति का जगह है, तेज है, क्या है? ये बच्चों से पूछना है। एज ए टीचर आप मुझसे पूछोगे कि क्या है, तो जीवन इन दोनों के बीच का काम है। जो भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को मध्यम मार्गी होना चाहिए, ना बहुत तेज ना बहुत आराम, अपने रिक्वायरमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। कोई बहुत तेज जा रहा है तो उसके पीछे पीछे नहीं चले जाएंगे, अपने अकॉर्डेंस को देखेंगे। कोई बहुत धीरे चल रहा है, दिन भर आराम कर रहा है, तो आप भी देख के आराम करने लग गए, नहीं, आपका उस वक्त रिक्वायरमेंट काम करना है तो आप काम करोगे। तो लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ बोथ। दूसरा क्वेश्चन है,
आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे? आपको बच्चों से उनको ओपिनियन लेना है। आप आजकल जो भी देख रहे हो आज के समाज में, आज के समय में, जो पहले वाली बातें थी वो बिल्कुल नहीं रही। जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, आप घर में ही देखो, जो पिताजी का समय था, जो दादाजी का समय था, वो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो जो समय आप देख रहे हो, समय देखने का अर्थ यहाँ परिवर्तन से है। जो परिवर्तन आप देख रहे हो, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? आप उससे संतुष्ट हो? उस परिवर्तन से आपको कैसा लग रहा है वो परिवर्तन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज? अभी 10th का हमारा पेपर में भी था, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। तो आप उससे सेटिस्फाइड हो अभी के चेंजेस से? तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखोगे। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, तो आपको खुद फिल्टर करना है, मध्यम मार्गी बनना है, और आपके लिए क्या है उसको उठाना है, और जो आपके लिए नहीं है उसको पिक नहीं करना है। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमने अबाउट द ऑथर पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, और सारे वर्ड मीनिंग्स को डील किया। अब चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सो दिस वॉज ऑल। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर को डील करेंगे। थैंक यू।